हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सभी बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूँ बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आप बच्चों एक बार इनको तैयार जरूर करिए। देखिए दोस्तों, सारे ही क्वेश्चनों को बच्चे वो मैंने आपको आंसर सहित समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में इनके आंसर लिख करके आना है। देखिए दोस्तों, आपको इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं कि सारे ही क्वेश्चन बच्चों आपको देखते देखते याद हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज के जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों क्या है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम देखिए पहले समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन है बच्चों डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए बोर्ड एग्जाम 2014, 15, 16, 20 बच्चों ये 22 तक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आप लोग को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन आपको बच्चे लिख करके आना होता है। ऑप्शन क्या देखिए, पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है यूरेसिल और चौथा बच्चों एडेनिन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, डीएनए में कौन सा नहीं होता बच्चों, ये कौन सा क्षार नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप क्या लिख आएंगे बच्चों, यूरेसिल लिख करके आएंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी बार बच्चों देखिए मैं आपको बता चुका हूँ बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो याद रखेंगे डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है। क्लियर है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है CHCl3 बच्चों, ये फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का, किसका, क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, तो CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी जब CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है। देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं फोर्जिन, फॉर्मिक अम्ल, क्लोरोपिक्रिन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2015, 17, 19 बच्चों 22 तक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों आपको बताता हूँ बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों क्या होता है, वह है फोर्जिन, यानी जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो फोर्जिन गैस बनती है, जिसको बच्चे हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों COCl2। COCl2 इसका फार्मूला है, किसका, इस फोर्जिन का। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड भी है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये याद रखेंगे जो CHCl3 है यानी क्लोरोफॉर्म है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बच्चों हमें क्या मिलता है, फोर्जिन मिलता है। फोर्जिन का दूसरा नाम क्या बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड भी है, जिसका रासायनिक सूत्र COCl2 होता है। क्लियर है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में, ठीक है, विद्यमान होते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखिए, यानी कहा गया है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है, यानी कब रंगीन आयन बनते हैं, कंडीशन देखिए जब यौगिक में विद्यमान होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं क्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन और नंबर 4 इसमें है कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता चलूँ इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब किसी कंपाउंड के अंदर बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। क्लियर आप लोग को मेरी बात। काफी बार बच्चे की देखिए बड़े एग्जाम में आ चुका है, ये 2016, 18, 19, 20 तक बच्चों ये पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है देखिए, निम्न में कौन बिलियन का अणु संख्या गुण नहीं है। ठीक है, ये 4 कंडीशन देखिए आप लोगों को दे रखी है, इनमें आपको बताना है कि निम्न में कौन सा बिलियन का अणु संख्या गुण नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2017, 18, 19, 22 और बच्चे 23 तक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है, हिमांक का अवनमन, दूसरा पारासरण दाब, तीसरा पृष्ठ तनाव और चौथा बच्चों वासुदाब अवनमन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी जो पृष्ठ तनाव है, ठीक है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये बिलियन का अणु संख्या गुण नहीं होता है। ठीक है, बाकी हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, वासुदाब का अवनमन, ये तीनों ही क्या होते हैं बच्चों, बिलियन के अणु संख्या गुण होते हैं। लेकिन इसमें नहीं के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बच्चों, पृष्ठ तनाव है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से अपनी मेहनत का इतना से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको समझाते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब देखिए ये बच्चों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आया है। देखिए 2015, 16, 18, 20 और 22 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका। अब देखिए ऑप्शन दे रखा है
5.6, आगे दे रखा है दूसरे पे 5.556, तीसरे दे रखा है 0.18 दे रखा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.018 दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बताना है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो बिल्कुल राइट है। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.56 होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। बहुत ज़्यादा बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझाता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई देखिए क्या, अब ऑप्शन देखिए क्या रखा है, मोल प्रति लीटर दे रखा है, यानी मोल लीटर इनवर्स दे रखा है, या सेकंड इनवर्स दे रखा है, या केवल सेकंड दे रखा है, या फिर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में 2016, 17, 19 और बच्चे 20 तक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों, इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है बच्चों को होती है जो प्रति सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये बच्चों थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बच्चों बोर्ड एग्जाम में इस बार आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, तो अपने मेहनत का आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। अगला क्या देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। विशिष्ट चालकता आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2017, 19, 20 और 22, यानी कितनी बार बच्चे देखिए आप देख पा रहे इस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान है। हेडलाइन है विशिष्ट चालकता, क्या लिख के आना है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बस याद रखना ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, और इससे बच्चों कप्पा, ये के की तरह इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। इसका मात्रक भी आपको बताना कहा है कि इसका मात्रक भी बताइए। तो चलिए देखिए मात्रक में लिख देता हूँ। इसका मात्रक होता है बच्चों ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो बच्चे इसका ये मात्रक हो गया। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए यहाँ पे इसका मात्रक पूछा था, तो मात्रक बच्चे ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और इसके जो डेफिनेशन थी क्या थी, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आएगी। मात्रक क्या है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्लियर है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच्चे, अगला क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड क्या है, एक उदाहरण दे दीजिए। यानी मोनोसैकेराइड की आपको डेफिनेशन देनी है, और उसका बच्चों आपको लोगों को एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, अब देखिए हेडलाइन है मोनोसैकेराइड क्या, देखिए वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अणुओं में जल अपघटित नहीं होते। ठीक है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज मैंने लिख दिया है, आप फ्रक्टोज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, गैलेक्टोज भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो आपसे पूछा है कि देखिए मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो लिखेंगे बे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं होते। ठीक है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज की जगह आप फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं। फ्रक्टोज भी क्या बच्चे एक मोनोसैकेराइड ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN। ई का मतलब होता है बच्चों एक है इफेक्टिव, ए का मतलब बच्चों एटॉमिक, और क्रमांक का मतलब नंबर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन का जवाब क्या देना, देखिए ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, आपको क्या देखिए एड लगाना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या लिख के आना, देखिए एग्जाम में आपको लिख करके आना होगा बच्चों। देखिए समझिए, देखिए उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है, कहलाती है। क्लियर आप लोगों में। तो ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। किसी उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या तथा बंध बनने के बाद या बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्लियर है आप लोग में। तो ये आपको बच्चे लिख करके आना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है नष्ट समीकरण को लिखिए। नष्ट समीकरण को लिखिए। ठीक है, कितना देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है, 2015, 16, 18, 20 और 22 तक बच्चे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट समीकरण का जो सूत्र देखिए वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। यही नेक्स्ट समीकरण क्या है, E = E0 -
2.303 RT/NF log 1/mn पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नेक्स्ट समीकरण का सूत्र है और ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनॉल के दो उपयोग बताइए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फिनॉल के दो उपयोग बताइए, कौन कौन से हैं। पहला उपयोग है बच्चों पिक्रिक अम्ल बनाने में, जो एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों बेकेलाइट, प्लास्टिक के निर्माण में। ठीक है, तो फिनॉल के दो उपयोग आपसे पूछे जाएंगे, क्या बताएंगे आप, क्या बताया कहेंगे, लिख कर कहेंगे पिक्रिक अम्ल बनाने में। पिक्रिक अम्ल बच्चों क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, और दूसरा उपयोग है बच्चों बेकेलाइट नाम का प्लास्टिक बनाने में। क्लियर है आप लोग को मेरे बात। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप तैयार जरूर करिए, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों मैं आप लोग को अब आगे समझाता हूँ कि वो और कौन से क्वेश्चन है जिनका बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में आना लगभग तय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन है देखिए, और ये बच्चों आपके क्या लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या बच्चों ये लघुत्तरीय प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो आपके 2 या 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए समझते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है देखिए, कोलराउस के नियम को लिखिए, कोलराउस के नियम को लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी बताइए। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। ठीक है, अब क्या लिख करके आना देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको लिखना क्या देखिए, बड़ा आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। लिखा है, लिखेंगे कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस इतना आपको लिख करके आना होगा कोलराउस के नियम में। कितना आसान है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस इतना आपको लिख करके आना होगा, यहाँ तक कोलराउस का नियम पूरा हो जाएगा। अगर एग्जांपल आपसे देखें तो देखिए ये HCl का मैंने दिखाया एग्जांपल यहाँ पे। देखिए HCl को जब विभाजन करेंगे तो ये H पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है। समझ में आ रहा है। HCl का विभाजन जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl होता है, इसके विभाजन H प्लस और Cl माइनस के रूप में होता है। यानी अगर HCl हमारे पास है और इसका हम विभाजन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा, साथ में Cl नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो H पॉजिटिव बच्चों आप वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे और Cl नेगेटिव बच्चों आप यहाँ पे देख पाए, और ये जो HCl बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये बच्चे इसका एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात बच्चे आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोलराउस का नियम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाया। अच्छा आगे क्या पूछा, देखिए आगे पूछा इसके 2 अनुप्रयोग, इसके 2 अनुप्रयोग भी बताइए। तो 2 अनुप्रयोग देखिए मैंने आगे नीचे बताया, देखिए अनुप्रयोग हाइट लगाइए मैंने। अनुप्रयोग क्या, देखिए पहला है दुर्बल विद्युत अपघटों की मोलर चालकता की गणना करने में, पहला अनुप्रयोग है, बस इतना आपको लिख करके आना है। ठीक है, और दूसरा अनुप्रयोग क्या, देखिए जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये दोनों बच्चे अनुप्रयोग है, पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से 3 नंबर में ये पूछा जाएगा कि कोलराउस का नियम क्या है। ठीक है, कोलराउस के नियम में बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक करके लिख के आना होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया और बच्चों ये इसके 2 अनुप्रयोग मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। क्या लिख कर आना, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखिए लिख करके आना है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का, एग्जाम्पल है H2 + Cl2 H बच्चों प्रकाश की प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये 2HCl। क्लियर है आप लोग में। तो ये बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ याद करें। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की 2 डेफिनेशन हो गई, ये इसका बच्चों एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आगे और कौन से क्वेश्चन है बच्चों जिनके बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, चलिए समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हेलोएल्केन की SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। SN1 और SN2 अभिक्रियाएं आएंगी, इस बार देख लेना आप लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखिए, हेलोएल्केन की SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, चलिए देखो SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं। तो SN1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया 3 डिग्री हेलोएल्केन तृतीयक हेलोएल्केन सरलता से देते हैं। कैसे देते हैं समझिए।
तो बच्चों ये जो अभिक्रिया होती है ना ऐसे ये दो पदों में होती है। एक होता है बच्चों इसका प्रथम पद, ठीक है, जो मंद पद यानी धीमा पद होता है। एक होता है बच्चों आपका दूसरा पद जो बच्चों तीव्र पद होता है, ठीक है। चलिए दोनों पदों को मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है बच्चों एक हेलो एल्केन। अभी हेलो एल्केन जो है बच्चों क्या 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि बच्चों कार्बन देख रहे हैं आप लोग जिससे ये हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो हेलोजन परमाणु इस बार इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन बच्चों 3 का, देखो ये जो कार्बन है देखो 3 कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ बच्चों आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यों कह रहा हूँ 3 डिग्री, फिर समझिए। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए बच्चों की 3 डिग्री हेलो एल्केन हुआ, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन जब आगे चलेगी बच्चों, ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये जो बी आर है ना, बी आर, क्योंकि बच्चों इसके बीच में बॉन्ड है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक है ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ब्रोमीन को दे देता है, ठीक है। तो बी आर जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ब्रोमीन आयन अलग बन जाएगा। और क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर कार्बन पे प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये बना बच्चा आपका 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्यों बना? क्योंकि बच्चों इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है, ये कार्बन बच्चों 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर की ओर को। समझ में आ रहा है? इसलिए बच्चों ये क्या 3 डिग्री क्या हो गया आपका कार्बन हो गया, ठीक है। अच्छा आगे समझिए, देखिए अब आगे देखिए दूसरा पद क्या है। ये जो कंपाउंड आपका बना 3 डिग्री कार्बन बच्चों, इसी को बच्चों हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो मैंने लिखा ना 3 डिग्री कार्बन लिख रहा है, ठीक है। अब इसके अभी कैसे होगी बच्चा आपकी OH होगी, कैसे होगी? OH से, ठीक है। अब देखिए OH की अभिक्रिया जब होगी तो देखो इस पर क्या प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है, और हम जानते हैं कि प्लस माइनस में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। तो सीधा सीधा आकर से वही बॉन्ड बना जाएगा, तो ये बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों ये आपकी 3 डिग्री अभिक्रिया हो गई, ठीक है। यानी कार्बन जो आपका OH ग्रुप है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, प्लस माइनस में आकर्षण होगा, तो ये देखो ये OH बन गया। समझ में आ रहा? तो ये बन गया बच्चों आपका 3 डिग्री अल्कोहल। एल्कोहल 3 डिग्री क्यों कहलाया जा रहा है? क्योंकि बच्चों जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कार्बन 3 तरफ को जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अच्छा अगला समझाता हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है SN2 अभिक्रिया, ठीक है। वो क्या है? यह अभिक्रिया 1 डिग्री हेलो एल्केन सरलता से देते हैं। याद रखना जो आपका SN1 अभिक्रिया थी, SN1 अभिक्रिया आती है बच्चों 3 डिग्री हेलो एल्केन से। किससे आती है बच्चों? 3 डिग्री हेलो एल्केन से आती है। कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं, ठीक है। और जो आपका SN2 अभिक्रिया होता है बच्चों ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए क्या समझाते हैं, देखिए फिर से देखो यहाँ पे क्या लिया, देखो CH3 C है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या बच्चों Br है। क्लियर है आप लोगों के बाद? अब देखो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस ओर को, तो ये हो गया बच्चा आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या हो गया? ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। अब ये क्या बच्चा OH, तो OH करता है बच्चों इसके पीछे से आक्रमण, क्या करता है? इसके पीछे से आक्रमण करता है, ठीक है। यहाँ पे आके इसका बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम पश्च आक्रमण, क्या लिखेंगे? पश्च आक्रमण। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है आगे समझिए। अब आगे चलेंगे बच्चों, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि कार्बन की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड तो आप देख पा रहे होंगे, 3 बॉन्ड है कार्बन के, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो ये बच्चों ये डॉट डॉट लाइन आप देख पा रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब बच्चों ये है, देखिए यहाँ से ब्रोमीन टूट के यहाँ पे ये अलग हो रहा है, ब्रोमीन देखिए यहाँ पे देखिए टूट के ये अलग हो रहा है, ठीक है, और OH यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। तो ये होती है बच्चों संक्रमण अवस्था। क्या होती है ये? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या बच्चों? कि यहाँ पे कि जो आपका जो ब्रोमीन है वो यहाँ से अलग हो रहा है, और जो आपका जो OH ग्रुप है वो इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और अंत में आप देख लीजिए तो ब्रोमीन यहाँ से पूरी तरीके से अलग हो गया है, और जो OH था वो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। तो ये बन गया बच्चों आप लोगों का 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये बच्चों आपको SN2 अभिक्रिया थी। उम्मीद करता हूँ पूरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एमीन किसे कहते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन को भी समझाइए, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन समझिए एक बार। एमीन किसे कहते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को समझाइए, ठीक है। अच्छा हेड लाएंगे एमीन, क्या देखिए एमीन हेड लगाई हमने, क्या देखिए अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया यानी NH3, ठीक है, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बच्चों? एमीन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे CH3NH2 इसके एग्जांपल हो गया, मेथिल एमीन हो गया, C2H5NH2 यानी ये आपका एथिल एमीन हो गया। यानी एमीन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? RNH2 होता है। क्या होता है बच्चों? RNH2 होता है। जहाँ R बच्चों क्या होता है? कोई एल्किल ग्रुप होता है, वो आपका CH3 भी हो सकता है, वो आपका C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। अगर CH3 होगा और NH2 साथ होगा तो मेथिल एमीन होगा, और C2H5 होगा और NH2 होगा तो वो एथिल एमीन होगा, ठीक है। तो ये बच्चे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं, देखिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ रही है। तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतने से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बच्चों हम वन डिग्री यानी प्राथमिक एमीन क्या होती है। क्या देखिए, वन डिग्री यानी प्राथमिक एमीन, जब किसी एमीन में केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो, ठीक है, एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे वन डिग्री यानी प्राथमिक एमीन कहते हैं। जैसे CH3NH2 यानी मैथिल एमीन जो है बच्चों क्या है, एक वन डिग्री एमीन है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक ही एल्किल ग्रुप आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी CH3 एक बार आ रहा है। तो भाई तो कहा है कि जब किसी एमीन में केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे वन डिग्री एमीन कहते हैं, जैसे CH3NH2 यानी मैथिल एमीन। ठीक है, दो डिग्री एमीन क्या होती है, देखो उसको समझिए। देखिए दो डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन क्या होती है, जब किसी एमीन में दो एल्किल समूह जुड़े हों, नाम में आ रहा है ना दो डिग्री, तो जब किसी एमीन में दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे दो डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे CH3 को दो बार आ रहा है और ये बच्चा NH इसका एमीन का आपका क्रियात्मक समूह हो गया। ठीक है, तो एक CH3 बच्चे इधर आ गया, एक CH3 इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, जब दो बार CH3 आएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 था, NH2 था ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दो बार NH2 आ गया, दो बार क्या आ रहा है बच्चा आपका CH3 आ रहा है, तो एक मैथिली आ गया, एक मैथिली हो गया, तो दो बार एल्किल ग्रुप आ गया। तो वही तो कहा था, जब किसी एमीन में दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे दो डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चे नाम बोलेंगे, इसका नाम है डाईमेथिल एमीन। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझाता हूँ, और ये बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए नहीं अभी इसी का यही टॉपिक है, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन का समझेंगे। देखिए ये तृतीयक एमीन है, 3 डिग्री एमीन। क्या है देखिए, जब किसी एमीन में 3 एल्किल समूह जुड़े हों, ठीक है, जब किसी एमीन में 3 एल्किल समूह जुड़े हों, ठीक है, तो उसे हम 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल देखो, एमीन का क्रियात्मक समूह है N। ठीक है, देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन खत्म हो गया। ठीक है, 3 डिग्री एमीन में केवल N रह जाता है। इधर को भी देखिए क्या हुआ, एक CH3, दो CH3 और ये तीन CH3। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये 3 CH3 आ गया, इसका मतलब बच्चे ये क्या, ये 3 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो आज के वीडियो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, राउल्ट के नियम को लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। ठीक है, राउल्ट के नियम को लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। ठीक है, हेड लगाएंगे राउल्ट का नियम। क्या देखिए, आपको इतना ही लिख करके आना है। देखिए बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया, बहुत शॉर्ट तरीके से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बिलियन में विलय के मोलंस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये विलय का मोलंस है। ठीक है, बिलियन में विलय के मोलंस के बराबर होता है, अर्थात P0 अपॉन P0 माइनस के PS इजिकल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ठीक है, जहां हम इनके संकेतों का अर्थ होते हैं बच्चों, P0 तो होता है बच्चों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, PS होता है बच्चों विलयन का वाष्प दाब, N होता है बच्चों विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N होता है बच्चों आपका विलायक के मोलों की संख्या। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो यही बोला गया, देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी ये वाली चीज। ठीक है, बिलियन में विलय के मोल अंश के, ये जो आप देख पा रहे हैं ये विलय का मोल अंश है। ठीक है, इसके बराबर होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये बच्चे इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसकी सीमाएं पूछी हैं, देखिए सीमाएं बताइए। तो देखिए मैं आपको सीमाएं बता रहा हूँ। देखिए सीमाएं क्या है। पहली सीमा बच्चों ये है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। पहली सीमा में क्या लिखेंगे, यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, विलयनों पर लागू होता है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बच्चों, ये दूसरा बात ये बच्चों कि ये ऐसे पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मान लीजिए एक अभिकारक ये A है और दूसरा अभिकारक बच्चों क्या ये B है। अभिक्रिया हुई तो आपको यहाँ उत्पाद बच्चों क्या मिल गया, AB मिल गया। क्या मिल गया, ये A, यानी ये दोनों अणु आपस में जुड़ गए। तो ऐसे नियमों पर यानी ऐसे पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जो विलयन में जाकर के आपस में संगुणित हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तीसरी बात क्या है, तीसरी सीमा बच्चों ये है कि ऐसे पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं। जैसे NaCl को ले लीजिए, जैसे NaCl होता है ना, अब NaCl तो ब्रेक हो जाएगा विलयन में जाकर, Na प्लस हो जाएगा और साथ में Cl माइनस हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये जो विलयन में वियोजन हो रहा है ना इस पदार्थ का, तो ये राउल्ट का नियम बच्चे ऐसे पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 बातें बच्चे आप लोग को लेकर के आनी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है,
और यहाँ तक का बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके अगले वीडियो लेक्चर में आपके 12th क्लास केमिस्ट्री से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जितनी बच्चों इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं या जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, मैं उनका वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, और जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा जो आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार करिए, आप इसको अच्छे तैयार कर लीजिए। सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।